गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। जो अपना लेसन चल रहा है वही बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है मानव की नई अवधारणा। ठीक है, मानव ने ऐसी क्या नई अवधारणा बनाई। जो नवजागरण काल था उसमें जो सांस्कृतिक परिवेश था वो काफी बदल रहा था, काफी चेंज हो रहा था, और लोगों का जो मोह है या प्रेम है वो धर्म से विमुख हो रहा था। मनुष्य अपनी स्वार्थ नीति प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा था। तो इसमें यही बताया गया था कि भाई बहुत सारे लोग तो ये मानते थे जो मनुष्य है वो क्या है, बहुमुखी, एक स्वभाव का या एक प्रतिभा का धनी है। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि भाई अपने दैनिक जो जीवन है उसमें से धन दौलत है या सत्ता है या फिर और अन्य सुख हैं, इनको छोड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ, इनकी होड़ को छोड़ो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसके गुण और दोष अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो इस मानववादी अवधारणा के अंदर ऐसा क्या था वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। बदलते हुए सांस्कृतिक परिवेश में मानव के जीवन से धर्म का नियंत्रण कमजोर होने लगा। यानी जब जो संस्कृति जब चेंज हो रही थी नवजागरण काल में, तो मनुष्य का जो जीवन था उसमें पहले क्या था कि धार्मिक जो परंपराएं थी उनसे काफी बंधा हुआ था मनुष्य। लेकिन धीरे धीरे उनका नियंत्रण कमजोर हो गया और वो एक स्वतंत्र विचारधारा रखने लगे अपनी। ठीक है, इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगे। यानी जो वर्तमान में जो चीजें थी उस वक्त के समय में, जैसे संपत्ति हो गई, शक्ति हो गई, या उनका मान सम्मान हो गया, गौरव है ना, उनके प्रति वो ज्यादा आकर्षित होने लग गए, उनके बारे में ज्यादा सोचने लग गए। धार्मिकवादी जो विचारधाराएं थी, जो धर्म के प्रति जो बंधे हुए थे, उससे वो दूर होने लगे, विमुख हो गए। वेनिस के मानववादी बरबारो ने धन संपदा बढ़ाने को एक विशेष गुण बताकर उसकी प्रशंसा की। यानी ये जो मानववादी विचारधारा के एक प्रवर्तक थे वहां पे बरबारो, कहाँ के थे, वेनिस के थे, इटली का, और वहाँ फ्रांस में यानी यूरोप का एक शहर है वेनिस, उसके ये मानववादी बरबारो थे। इन्होंने क्या कहा कि धन संपदा को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, ये भी एक, अगर कोई इंसान अपना कैसे भी करके अपनी प्रॉपर्टी का विकास करता है तो ये उसमें क्या है कि इंसान में गुण है। ठीक है, इसी प्रकार लोरेंजो वल्ला ने भी अपनी पुस्तक आन प्लेजर में ईसाई धर्म द्वारा भोग विलास पर लगाई गई निषेधाज्ञा की आलोचना की। यानी जो ईसाई धर्म के अंदर ये बताया गया था, उन्होंने एक तरह से रोक लगाई हुई थी। निषेधाज्ञा का मतलब है रोक लगाना। तो ये लगा रखी थी कि भाई इंसान जो है अपनी भोग विलास यानी सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं, ठीक है, वो उनका विस्तार नहीं कर सकता। तो इसकी इन्होंने जो ये इटली के जो थे, कौन, वल्ला, लोरेंज वल्ला, इन्होंने जो एक अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें इस चीज की आलोचना की, इस चीज की बुराई की। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्ण जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। यानी वो कहते हैं कि भाई आप इतिहास से सीखो, इतिहास के अंदर किस प्रकार से कुछ शासक हुए हैं, कुछ लोग हुए हैं, वो खूब आराम से आराम की जिंदगी जीते थे। तो यही कह रहे कि अगर इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो मनुष्य का जीवन है वो पूर्ण रूप से खुशी खुशी कैसे भी अपनी सुख सुविधाओं से वो बिता सकता है। मानववादी लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति आकर्षण था। यानी जो मानववादी जो लोग थे इनमें दूसरे लोगों के प्रति क्या था, एक अच्छे व्यवहार का आकर्षण था। जैसे व्यक्ति को कैसे विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, किस में दक्षता हासिल करनी चाहिए आदि। यानी ये एक उनका अच्छे व्यवहार में था कि भाई उसकी विनम्रता क्या है, कैसे वस्त्र पहनता है, किस प्रकार में उसको दक्षता है, ठीक है, किस प्रकार से वो बोलचाल की भाषा करता है, ये सब क्या है उसके अच्छे व्यवहार के प्रति ये गुण थे, किसके, मानव के। और ये चीजें वो लोग मानते थे। वो कह रहे थे भाई खुल के रहे, खुल के जिए। यानी जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं जो धर्म के आधार पर, उनको छोड़ना चाहिए। मानववादियों का पूरा विश्वास था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है। यानी उन्होंने ये कहा था भाई जो मनुष्य का स्वभाव है वो अंतर्मुखी ना होकर बहुमुखी है। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक से ज्यादा वो कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष तो सत्ता और धन दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों जैसे कला, लेखन आदि से अपने जीवन को रूप दे सकता है। वो कह रहे हैं भाई आप सत्ता से या धन दौलत की जो होड़ है इसको छोड़ दें, इसके अलावा आप लेखन कला में या फिर इन चीजों में भाग लें जिससे अपने जीवन को एक रूप दे सकें। मैकियावेली ने भी अपने ग्रंथ दी प्रिंस में मानव के स्वभाव पर काफी लिखा। उनके अनुसार गुण या दोष के अनुसार ही उसकी प्रशंसा या निंदा होती है। किसकी प्रशंसा है? मानव के स्वभाव की। जैसे दानी या कंजूस, ये दोनों एक प्रक्रिया, एक प्रकार का जो मनुष्य होता है वो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देता है, एक कंजूस होता है। ठीक है, एक प्रजा हितैषी या लोभी, एक वही प्रजा के हित के लिए बहुत सारे काम करता है, खुद से पैसे भी लगाता है। एक आदमी दिन भर लोभ करता रहता है, वो पैसों को बचाने की कोशिश
करता है। दूसरा निर्दयी या दयालु, एक इतना निर्दयी होता है जो जानवरों के प्रति या जीवों के प्रति कोई उसमें दया भाव नहीं होता है। दूसरे प्रकार का एक इंसान होता है जो दयालु होता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। तो ये मनुष्य के गुण थे। विश्वसनीय या अविश्वसनीय, एक ऐसा इंसान जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और एक ऐसा इंसान जो हमारे कभी विश्वास पे खरा नहीं उतरता हो, तो वह अविश्वसनीय हो गया। साहसी या कायर, यानी एक इंसान जो बहुत ही साहसी है, बहादुर है, एक कायर है, हर चीज से डरे। तो ये चीजें क्या थी, मनुष्य के गुण और दोष दिखाए हुए हैं। शिष्ट या घमंडी, एक में शिष्टाचार का भाव है, सम्मान का भाव है। दूसरा है भाई उसमें जरा सी धन या दौलत उसको मिल गई तो उसमें घमंडी वाला स्वभाव आ गया। फिर एक कामुक या पवित्र, एक इंसान ऐसा जो पवित्र आत्मा है, यानी जो उसके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावनाएं नहीं है। एक इंसान है जो कामुकता से भरा हुआ है, हर चीजों को गलत नजरिए से देखता है, गलत नजरियों से पहचानता है। फिर निष्कपट या चालाक, एक इंसान ऐसा हो गया जो निष्कपट है, उसके मन में छल नहीं है, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, किसी प्रकार का कपट नहीं है, एक चालाक है, हर चीजों के अंदर चालाकी उसको दिखाई देती है। एक अड़ियल या लचीला, यानी एक किसी भी स्वभाव में उसका हर चीज को अच्छे से सही से नहीं स्वीकार करता है, वो अड़ता है, हर चीजों के लिए अड़ियल रुख अपनाता है। एक लचीला होता है कि ठीक है भाई, सामने वाला अगर नहीं मान रहा है तो चलो उसकी बात मान लेते हैं, यानी हर चीज पे वो अड़ के ना अपने लचीला रुख अख्तियार करे। आदि स्वभावों से ही उसकी प्रशंसा या निंदा होती है। ये सब क्या बताए गए थे, मनुष्य के स्वभाव के ऊपर उसके जो गुण दोष हैं, ये सारे अलग अलग प्रकार से बताए गए थे। और जो मैकियावेली है वो मनुष्य को स्वार्थी मानता था। मैकियावेली भी एक लेखक हुए हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो मनुष्य है वो क्या है, स्वार्थी प्रक्रिया का इंसान है। अब इसमें देखो ये छापाखाना की तस्वीर दिखा रखी है, किस प्रकार से वहां उद्योग लगे हुए थे जिसमें उनके जो कला और साहित्य की जो किताबें थी उनको छापा जाता था, किस प्रकार से करते थे वो। अब जो अपना टॉपिक आता है वो है मानववादी साहित्य, यानी ह्यूमनिस्ट लिटरेचर। यानी जो यूरोपियन जो काल, यूरोप में क्या था, जो नवजागरण काल जब हो रहा था, यानी जो परिवेश बदलती हुई संस्कृति में जो इसका जो परिवेश बदल रहा था, उसमें कुछ मानववादी साहित्य भी लिखे गए थे। जैसे इटली साहित्य हो गए, इटावली साहित्य हो गए, फ्रांसीसी साहित्य हो गए, फिर अंग्रेजी साहित्य हो गए, है ना। तो ये बहुत सारे इस प्रकार के साहित्य थे, इनकी बातों पर बल दिया गया था, उनको लिखा गया था। क्यों लिखा गया था उसमें हम देखेंगे भी। नवजागरण काल में विभिन्न यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ, इसमें साहित्य की रचना हुई। यानी जो नवजागरण काल था उसमें जब छापे खाने बन गए थे, ठीक है, किताबें छपने लग गई थी, एक लेखन कला आ गई थी, ठीक है, उसके बाद फिर वो अन्य कई प्रकार की कलाओं का विकास हुआ था उसमें। तो उसमें ही ये कला थी, जैसे लेखन कला हो गई, मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई। तो इसमें एक लेखन कला थी, उसका काफी विकास हुआ था, छापे खानों का विकास हुआ था, तो साहित्यों की रचना होने लग गई। तो इसमें क्या हुआ, नवजागरण काल में यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ और इसमें साहित्य की रचना हुई। इन साहित्य ने मानव की गरिमा था नैतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। इन साहित्यों में क्या लिखा गया था कि जो मनुष्य है उसकी गरिमा क्या होनी चाहिए, उसकी नैतिक स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, इन चीजों पर उस पर ज्यादा बल दिया गया था। दूसरे शब्दों में मानववाद एवं व्यक्तिवाद का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। वस्तुतः नवजागरण की विशेषता है, नवजागरण काल की एक मुख्य विशेषता यही थी कि यहाँ पर मानववाद और व्यक्तिवाद का प्रभाव इन साहित्यों पर स्पष्ट दिखाई दिया कि भाई जो भी साहित्य लिखे गए वो व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित थे या फिर मानववाद के ऊपर आधारित थे। अब है इसके साथ साथ इन साहित्यिक में मध्यकाल के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी इंगित होता है। नवजागरण काल के साहित्य का संक्षिप्त परिचय अग्रलिखित प्रकार से है, यानी नवजागरण काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, किस प्रकार से लिखे गए थे, वो अब इसमें विवरण है। जो प्रथम आता है वो इटावली साहित्य। इटली के जो लोग थे उन्होंने क्या साहित्य, इटली के साहित्यकारों ने जो साहित्य लिखे थे, जैसे नवजागरण काल से संबंधित इटावली साहित्यकारों में दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो आदि प्रमुख है। ये साहित्यकार हैं, इनके नाम हैं, जैसे दांते हो गया, पेट्रार्क, बोकाशियो, ये इटली के साहित्यकार थे। कौन से काल में, नवजागरण काल में। इटावली कविता का पिता माने जाने वाले दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी में नैतिक व संयमी जीवन यापन, मानव प्रेम, देश प्रेम तथा प्रकृति प्रेम का संदेश दिया। यानी जो इटावली जो भाषा के अंदर जो कविताएं लिखी गई थी उनका जनक माना जाता है उन कविताओं का, और उनका सबसे मुख्य इंसान जो माना गया था दांते, उन्होंने बताया गया था कि किस प्रकार से जो जीवन है, ठीक है, उसमें मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम का संदेश इन्होंने अपने उपन्यास और अपनी कविताओं में, अपनी कृतियों में इन्होंने दिया है। नवजागरण का प्रथम प्रतिनिधि व मानववाद का पिता कहे जाने वाले पेट्रार्क की कविताओं में नवीनता की झलक थी। ये मानववाद का पिता कौन कहा गया था और नवजागरण का प्रथम प्रतिनिधि किसे कहा गया था, पेट्रार्क। ये क्वेश्चन बनता है कि मानववाद के पिता कौन कहलाते हैं, पेट्रार्क। इटावली कविता के पिता कौन कहलाते हैं, दांते। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आ सकते हैं आपके, इनको आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये।
फिर नवजागरण का प्रथम ये पैटर कविता में इनकी नवीनता झलक थी। उनकी सुप्रसिद्ध कृति सोनेट्स टू लोरा है। इनकी एक प्रसिद्ध कृति क्या है? इसका नाम है सोनेट्स टू लोरा। इसमें उसने लौकिक प्रेम का सहज चित्रण किया। लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक जो प्रेम है, जो वर्तमान में दिखाई देता है। पेट्रार्क के शिष्य व कहानीकार बोकाशियो ने अपनी कहानी संग्रह डेकमेरोन से कहानी की नई शैली का विकास किया, प्रेम को मुख्य विषय बनाया तथा इटली के समाज में नैतिक पतन को उजागर किया। यानी इटली का जो समाज था उसका नैतिक पतन किस प्रकार से हो रहा था। ठीक है, इन्होंने भी जो प्रेम है, इसको मनुष्य का जो प्रेम है वो जीवों के प्रति प्रेम है या फिर समाज के प्रति प्रेम है या मानववाद के प्रति प्रेम है, इन चीजों को इन्होंने मुख्य विषय बनाया था। तो इटली साहित्य के कुछ ये प्रमुख साहित्यकार थे। इन्होंने नवजागरण काल के अंदर अपने साहित्यों से वहां के जीवन को, वहां की दिनचर्या को एक विशेष ही इन्होंने महत्व दिया था और उसको आगे बढ़ाया था। अब ये आज काफी बड़ा हो जाएगा लेसन अपना, कल हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के बारे में।